Hey Vangshan family, welcome back. प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग को अचानक बीच मीटिंग में ही बहुत अनईजी फील होने लगा। उसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसने तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए वेनिंग से कार कीज मांगी। वेनिंग थोड़ा शॉक था, पर फिर भी विंग की स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनकर वेनिंग ने भी विंग को कार कीज दे दी। विंग तुरंत मीटिंग हॉल से बाहर की तरफ भागने लगा। उसने अपनी पर्सनल लिफ्ट का यूज किया और वो अब पार्किंग लॉट में था। विंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और विंग को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। यही सोचते हुए विंग ने तुरंत अपनी कार को लिया और उसे फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। उसने पूरे कार को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया था क्योंकि विंग के ओमेगा फेरोमोन्स बहुत ज्यादा ही रिलीज हो रहे थे। विंग को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर, क्योंकि विंग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। यही सोचते हुए विंग गुस्सा भी हो रहा था और फुल स्पीड में ड्राइव भी कर रहा था। वेनिंग विंग के पीछे आना तो चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसने भी विंग के उस फेरोमोन्स को फील कर लिया था, जिस वजह से वो समझ चुका था कि विंग के साथ हो क्या रहा है। तो उसने विंग के पीछे जाना सही नहीं समझा और ना बाकी किसी को भी विंग के पीछे जाने दिया। एक्चुअली वेनिंग भी विंग की पर्सनल लिफ्ट का ही यूज करता था और जैसे ही विंग नीचे गया था, वेनिंग ने भी उसी लिफ्ट का यूज किया था और उस लिफ्ट में विंग के फेरोमोन्स थे, जिससे वेनिंग समझ चुका था कि विंग के साथ हुआ क्या है। वेनिंग विंग के लिए बहुत परेशान तो था, पर वो कर भी क्या सकता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ मीटिंग्स को और बाकी लोगों को संभालेगा। यही सोचते हुए वेनिंग उस मीटिंग हॉल में वापस आ गया। बाकी सब भी विंग के लिए थोड़ा वरीड नजर आ रहे थे क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया था। ऊपर से वांगजी वेनिंग के पीछे आना भी चाहता था, तो वेनिंग ने उसे रोक दिया था। इसीलिए वांगजी भी उसी मीटिंग हॉल में मौजूद था। वेनिंग ने सबको बिना कोई एक्सक्यूज दिए फिर से मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कह दिया। बाकी किसी भी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वेनिंग के वर्ड्स को अवॉइड कर सके या उसे इग्नोर कर सके। इसीलिए उन्होंने भी वापस से मीटिंग स्टार्ट कर दी। पर अब मीटिंग पर किसी का भी ध्यान नहीं था, वेनिंग का भी नहीं, वांगजी का भी नहीं, और बाकी लोग भी विंग के लिए थोड़ा वरीड नजर आ रहे थे। पर फिर भी वर्क तो करना है, यही सोचकर सबने अपने अपने काम में ध्यान लगाया। उस दिन के बाद करीबन 7 दिन तक विंग ऑफिस में आया ही नहीं। सबने वेनिंग से पूछने की बहुत सारी कोशिश की कि विंग है कहाँ, पर वेनिंग ने भी विंग के बारे में किसी से भी कोई भी बात नहीं की। ऊपर से इन 7 दिनों में सारी मीटिंग्स भी कैंसिल थी। विंग के बारे में किसी को भी कोई भी खबर नहीं थी। ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि विंग ऑफिस में तो डेफिनेटली नहीं है। वांगजी इन दिनों में सबसे ज्यादा डेस्परेट था क्योंकि उसे विंग की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। एक्चुअली वांगजी ने विंग के पीछे एक डिटेक्टिव लगा के रखा था। इतने दिनों में भी वो डिटेक्टिव विंग का घर भी पता नहीं कर पाया था। एक्चुअली एक वक्त तक वो डिटेक्टिव विंग को फॉलो कर पाता था, पर बाद में विंग कहा जाता था ये वो डिटेक्टिव भी समझ नहीं पाता था, जिस वजह से वांगजी के पास विंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी और उसके घर का एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता था। वेनिंग को बहुत से लोगों ने पूछने की कोशिश की, मतलब एन कुरैन ने, एन सिचैन ने, नी हुसैन ने, मेंग्याओ ने, पर वेनिंग ने किसी को भी विंग के बारे में बात करने से सीधा मना ही कर दिया था और उन सबको स्ट्रिक्टली ये बता दिया था कि उन्हें बस अपने काम पर फोकस करना है और जब विंग चाहेगा वो वापस आ जाएगा। इसीलिए किसी को भी विंग की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। करीबन 7 दिन बीतने के बाद आज विंग फाइनली ऑफिस में आ चुका था, पर आज भी वो थोड़ा लेट ही था। सबको ये पता चल चुका था कि विंग वापस आ चुका है, इसीलिए हर कोई विंग को देखना चाहता था, जिस वजह से सबने अपनी अपनी फाइल्स उठाई और वो सीधा विंग के फ्लोर के लिए निकल गए। एक्चुअली वर्क तो बस एक बहाना था, सबको बस विंग को ही देखना था क्योंकि अचानक विंग को ऐसा हुआ क्या कि वो भाग गया। सब कहीं ना कहीं जो विंग को जानते थे वो कहीं ना कहीं विंग के लिए बहुत ज्यादा वरीड थे, जिस वजह से सबने एक साथ ही विंग के फ्लोर पे जाने का डिसाइड किया और वो विंग के फ्लोर पर पहुंच भी चुके थे। पर जैसे ही वो विंग के ऑफिस के बाहर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर हर कोई शॉक था और इन सब में वेनिंग अभी भी यहाँ मौजूद नहीं था। एक्चुअली वेनिंग किसी काम के लिए बाहर गया था, इसीलिए उन सबको रोकने वाला कोई नहीं था। सारे बॉडीगार्ड्स को इन सब लोगों के बारे में पता था, जिस वजह से उन्होंने इन लोगों को नहीं रोका और ये सब विंग के ऑफिस के बाहर थे। विंग का पूरा ऑफिस ट्रांसपेरेंट था, जिस वजह से अंदर क्या हो रहा है
ये बाहर से क्लियरली सबको नजर आ सकता था और अंदर का नजारा देखकर हर कोई शॉक था। ऊपर से विंग के कैबिन का डोर भी थोड़ा ओपन था तो अंदर की वॉइस आराम से बाहर तक पहुंच रही थी। अंदर विंग अपनी बड़ी सी मतलब अपने ऑफिस की बड़ी सी ओपन विंडो के पास खड़ा था। उसके सामने वेंचाओ था। वेंचाओ विंग के बहुत करीब था और वो विंग के साथ क्लियरली फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि वेंचाओ विंग के साथ बहुत प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें कर रहा था। ऊपर से विंग के चेहरे पर भी एक स्माइल थी, जो स्माइल आज तक विंग के फेस पर किसी ने भी नहीं देखी थी, क्योंकि जब से विंग इस ऑफिस में आया था वो कोल्ड रूड बनकर ही घूमता था, जिस वजह से सबको थोड़ा शॉक लग रहा था विंग के चेहरे पर स्माइल देखकर। ऊपर से विंग वेंचाओ की बातों पर स्माइल कर रहा है, ये बात देखकर बाकियों को और भी बड़ा झटका लग रहा था। इन सब लोगों में वेन रोहान भी खड़ा था और वो भी ये सब देखकर थोड़ा शॉक था, पर फिर भी उसे खुशी भी हो रही थी कि फाइनली वेंचाओ ने विंग को अपने जाल में फंसा ही लिया। यही सोचते हुए वेन रोहान अपने दिल ही दिल में खुश हो रहा था और बाकी सब शॉक हो रहे थे और वांग जी उसके तो तन बदन में आग लग रही थी। वो एक तो विंग की बत्ती सी तोड़ना चाहता था या वेंचाओ की, पर अफसोस वो दोनों में से एक भी चीज नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पूरे बिजनेस अंपायर का बॉस इस वक्त विंग था और अगर विंग किसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है मतलब वो पर्सन भी इम्पोर्टेंट ही होगा, इसीलिए वो वेंचाओ का भी कुछ नहीं कर सकता था। पर ऐसा नहीं था कि वांग जी कुछ करेगा नहीं। वेंचाओ बातें करते करते लगातार विंग के बहुत करीब जाता जा रहा था और विंग भी उसे नहीं रोक रहा था। ऊपर से वो तो वेंचाओ से स्माइल करके बातें कर रहा था। वेंचाओ का पीछे की तरफ ध्यान नहीं था और शायद विंग का भी नहीं था, जिस वजह से उन दोनों की यही फ्लर्टिंग चल रही थी। विंग का ये नॉर्मल बिहेव देखकर वेंचाओ की भी हिम्मत बढ़ रही थी, जिस वजह से वो विंग के बहुत करीब आ चुका था और अब उन दोनों में थोड़ी भी दूरी बची नहीं थी। वेंचाओ विंग के बहुत ज्यादा करीब था। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते करते फ्लर्ट करते करते वेंचाओ ने विंग के वेस्ट पर हाथ रख दिया, जिसे देखकर वांग जी का चेहरा तो देखने लायक था और बाकी सब भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि विंग ने अभी तक किसी को भी अलाउ नहीं किया था अपने इतने करीब आने के लिए और बहुत से लोगों का ध्यान तो सिर्फ वांग जी की तरफ था, जो गुस्से में आग बबूला होकर उबल रहा था। वांग जी का वो डार्क ऑरा हर कोई फील कर सकता था, पर विंग और वेन रोहान, विंग और वेंचाओ वो दोनों तो अपने में ही लगे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वांग जी कितना जल रहा है या बाहर क्या चल रहा है, तो बस अपने में ही लगे थे। वेंचाओ ने धीरे धीरे विंग के वेस्ट के अराउंड अपनी ग्रिप को टाइट किया और विंग को वो अपनी तरफ खींचने ही वाला था। तभी अचानक वेंचाओ, जो सोच रहा था कि विंग अगले पल उसकी बाहों में होगा, वो अभी उस ऑफिस के विंडो पर बाहर की तरफ लटक रहा था और उसका हाथ विंग ने पकड़ा था। एक्चुअली वेंचाओ जब विंग को अपनी तरफ खींचने वाला था तब विंग ने वेंचाओ के पैर में अपना पैर अटका दिया और उसे सीधा विंडो के बाहर की तरफ फेंक दिया और बीच में उसका हाथ भी पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। वेंचाओ इस वक्त कम से कम 50वें फ्लोर पर नीचे देखते हुए लटक रहा था। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और वही दूसरी तरफ विंग ने वेंचाओ का हाथ बहुत नॉर्मली पकड़ के रखा था, इतना स्ट्रांगली कि वेंचाओ गिरे ना। सब भले ही दूर थे पर सबको ये क्लियरली नजर आ रहा था कि विंग ने वेंचाओ को जानबूझकर नीचे फेंका है। सब अंदर आ चुके थे कि कैबिन का डोर तो ऑलरेडी ओपन था, तो सब ने जैसे ही ये सब नजारा देखा वो सब अंदर आ चुके थे और वेन रोहान विंग की तरफ बढ़ने ही वाला था कि विंग ने अपने कोल्ड फेस के साथ और गुस्सेल आंखों के साथ जैसे ही वेन रोहान को देखा वो अपनी ही जगह स्टॉप हो गया। उस पूरे कैबिन में विंग के स्ट्रॉन्ग और एंग्री फेरोमोन्स फुल हो चुके थे। हर कोई समझ सकता था कि इस वक्त विंग कितने ज्यादा गुस्से में है। विंग ने वेंचाओ की तरफ देखा, जो अभी भी उसका हाथ पकड़े बीच हवा में लटक रहा था और एक नजर उसने उस रूम में खड़े हर एक इंसान की तरफ डाली। जैसे ही विंग ने सबकी तरफ देखा, हर किसी ने अपना अपना कदम पीछे ले लिया था, क्योंकि विंग एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा था। ऊपर से उसके फेरोमोन्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे जो पूरे रूम में भर चुके थे। एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा के सामने अल्फा ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऑब्वियसली अल्फा ओमेगा के सामने झुकेगा उसके फेरोमोन्स की वजह से। ऊपर से विंग एक अनमार्क ओमेगा था जिसके फेरोमोन्स
अल्फाज पर बहुत स्ट्रांगली वर्क करते थे, जिस वजह से उस रूम में जितने भी अल्फा थे वो ऑलरेडी विंग से दूर हो चुके थे। विंग के चेहरे पर इस वक्त बहुत क्रीपी स्माइल और एक अलग ही स्मग था। उसने वेंचाओ की तरफ देखा और अपनी स्ट्रांग और कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे बातें दोहराने का शौक नहीं है, फिर भी मैंने तुमसे बताया था, कहा था तुमसे कि मुझसे दूर रहना। शायद तुम्हें वो बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई। तुम्हें तुम्हारे पापा को भी ये बात अच्छी तरीके से शायद समझ में नहीं आई थी। वेन्निंग ने उस दिन तुम्हारे पापा को समझाने में शायद थोड़ी गलती कर दी, जिस वजह से वो ये बातें समझा नहीं पाया। इसीलिए तो तुमने मेरे साथ मैस क्रिएट करने की कोशिश की। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुमने मुझे ड्रग करने की कोशिश की। तुम शायद मुझे सही से समझ ही नहीं पाए, या मेरी जैसी इमेज तुम सबके नजरों में है, तुमने मुझे थोड़ा ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया। इसीलिए मुझे भी ये करना पड़ रहा है। क्लियरली सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा लोग अपनी लाइफ में पसंद नहीं आते, और खासकर उन लोगों से तो मैं नफरत करता हूँ जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करे या मेरे कैरेक्टर पर डाउट करे। जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से फेंक दूँ तो कोई एक भी मुझसे कोई भी सवाल करने की ताकत तक नहीं रखता, और अगर तुम यहाँ से गिरे तो तुम्हारी बॉडी के पुर्जे तक तुम्हारे पापा ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। इसीलिए क्लियर से कान खोल के सब सुन लो। मेरे साथ मैस क्रिएट करने की गलती आगे से गलती से भी मत करना, क्योंकि मैं वी वूशियान हूँ, वे कॉरपोरेशन का ओनर। तुम लोगों से तुम्हारी सिर्फ कॉरपोरेशन या इज्जत ही नहीं छीनूंगा, जान छीनने की तक ताकत रखता हूँ। आई होप कि तुम समझ चुके होगे। कैन आई एम राइट वेंचाओ? वहाँ हर कोई विंग की ये कोल्ड और डार्क आवाज सुनकर डर चुका था, और हर कोई क्लियरली समझ सकता था कि विंग किस बारे में और कैसे इन चीजों के बारे में सबको वार्न कर रहा था। सच में विंग की इमेज इन सब के नजरों में थोड़ी ज्यादा ही गिरी हुई थी, जिस वजह से वेंचाओ ने इतनी बड़ी गलती की थी विंग के साथ। पर विंग की रियल आइडेंटिटी या रियल सेल्फ से अभी कोई भी मिला नहीं था, और ये विंग का रियल साइड था, उसका डार्क साइड। पास्ट में विंग जो कोई भी था, पर आज ये उसकी सच्चाई थी कि वो वी वूशियान था, वे कॉरपोरेशन का इकलौता ओनर, जिसके अंडर चाइना के सारे कॉरपोरेशंस आते थे। एक बात ये भी सच थी कि वे कॉरपोरेशन अगर चाहे तो चाइना के किसी भी कॉरपोरेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऊपर से पास्ट में विंग ने जैसे भी इमेज बनाई हो या वो जिन भी चीजों के लिए मजबूर हुआ हो, पर आज वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिससे कोई भी मैस क्रिएट नहीं कर सकता। ये बात वहाँ खड़ा हर एक इंसान अच्छी तरीके से समझ चुका था। वेंचाओ विंग से लगातार माफी मांग रहा था, ऊपर से वेन रोहान भी विंग के सामने नीच के बल बैठ चुका था, और वो भी अपने बेटे को छोड़ देने की विंग के सामने भीख मांग रहा था। विंग के चेहरे पर अभी भी वही क्रीपी और खतरनाक स्माइल थी, जिसे देखकर हर कोई अपने अंदर ही डर महसूस कर सकता था। विंग ने उसी नजर के साथ सबके तरफ देखा, सामने अपने घुटनों के बिल बैठे हुए वेन रोहान की तरफ देखा, और नीचे देखा जो वेंचाओ लटका हुआ था और विंग से माफी की भीख मांग रहा था। विंग वहाँ बहुत नॉर्मली बैठा हुआ था, उसे देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वेंचाओ का हाथ पकड़ने में या वेंचाओ का वेट सहने में विंग को कोई भी तकलीफ हो रही है। विंग बिल्कुल ही फ्रीली बैठा हुआ था, उसने वेंचाओ का हाथ भी बहुत नॉर्मली पकड़ के रखा था। विंग ने थोड़ी देर तो वेंचाओ को वैसे ही लटका रहने दिया, और बाद में उसने वेंचाओ को ऊपर की तरफ खींच लिया और उसे अपने सामने खड़ा करके एक स्ट्रॉन्ग किक किया, जिससे वेंचाओ सीधा पीछे जाकर लग गया,
और वो नीचे गिर गया। वेन चाओ इस वक्त अपनी जान को अपने हलक में फील कर सकता था। वेन रोहान उठा और तुरंत अपने बेटे के पास गया और वो अपने बेटे को संभालने लगा। बाकी वहाँ हर कोई विंग की तरफ बहुत शॉकिंग और डरी हुई नजरों से देख रहे थे, क्योंकि विंग का ऐसा ऑरा पहले कभी भी किसी ने भी नहीं देखा था। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग से कि विंग इतना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। विंग ने फिर से एक नजर सबकी तरफ देखा और बाद में वेन रोहान की तरफ देखा जो वेन चाओ को संभाल रहा था। विंग उस विंडो से खड़ा हो गया, क्योंकि वो अभी तक उस विंडो पर नॉर्मली बैठा हुआ था, तो वो उस विंडो से खड़ा हो गया और वेन रोहान के सामने आकर वेन चाओ की तरफ देखने लगा। वेन रोहान ने वेन चाओ को पकड़ा, अपने नीज के बल बिठा दिया और वो दोनों बाप बेटे विंग से माफी मांगने लगे। विंग को ये सब देखकर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। विंग ने उन दोनों की तरफ देखा और बाद में उसने उन सब की तरफ अपनी बैक कर दी और वो फिर से उसी विंडो के बाहर देखने लगा। वो सब भी समझ चुके थे कि अब उन सब का यहाँ से जाना ही सही होगा। इसीलिए वेन रोहान ने अपने बेटे को उठाया और वो बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक फिर से उस पूरे ऑफिस में विंग की वही कोल्ड और डार्क वॉइस गूंज गई। विंग ने फिर से डार्क वॉइस में कहा, आज से वैन कॉरपोरेशन वी कॉरपोरेशन के अंडर आती है और वे कॉरपोरेशन का पूरा हक होगा वैन कॉरपोरेशन पर। पहले ही मैंने वैन कॉरपोरेशन के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, जिस वजह से मेजर शेयर होल्डर अब से मैं हूँ। तो वैन कॉरपोरेशन पर अब से पूरी तरीके से मैं कंट्रोल करूंगा और तुम दोनों बस नाम के सीईओ या ओनर रहोगे, क्योंकि पूरी कॉरपोरेशन को वे कॉरपोरेशन संभालेगा। और अगर तुमने मेरे डिसीजन के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं वैन कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से वे कॉरपोरेशन के अंडर ले लूंगा और वैन कॉरपोरेशन का नामो निशान बिजनेस वर्ल्ड से मिटा दूंगा। ऊपर से पूरा वैन फैमिली सड़क पर आ जाएगी। तो आगे जो भी करना उसे सोच समझ के करना, क्योंकि तुम लोगों का एक गलत डिसीजन और तुम सब अपने कॉरपोरेशन से हाथ धो बैठोगे। आई होप कि इस बार मैंने तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। नाउ गेट आउट। जैसे ही विंग की वॉइस सबने सुनी, सब बाहर की तरफ जाने लगे और सबसे पहले बाहर जाने वाला था वेन रोहान और उसका बेटा वेन चाओ। बाद में बाकी सब भी बाहर की तरफ जाने लगे, पर वेनिंग वो बहुत जल्दबाजी में कैबिन के अंदर उसने एंटर किया और वो तुरंत विंग के पास जाकर खड़ा हो गया। हर कोई कैबिन के बाहर जा चुका था और विंग के कैबिन का डोर भी ऑफ हो चुका था, जिस वजह से अंदर की कन्वर्सेशन कोई भी सुन नहीं सकता था। पर सब ये क्लियरली देख सकते थे कि वेनिंग और विंग बिल्कुल पास पास खड़े हैं और वेनिंग का हाथ विंग के शोल्डर पर है। सो इनफ फॉर टुडे। आई नो गाइज, आज की एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं और ऊपर से मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, पर थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा और रेगुलर अपडेट भी करने लगूंगी। आई होप कि आप अपनी ऑथर की बात समझने की कोशिश करोगे और थोड़ा वक्त दो। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।